नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं बिहार से। पीएम मोदी ने बुधवार को दरभंगा में से 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए। प्रधानमंत्री ने दरभंगा एम्स की नींव रखी। शोभन बाईपास में 187 एकड़ जमीन पर 750 बेड वाला राज्य का दूसरा एम्स बनेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित 3 रेलवे स्टेशन समेत 389 करोड़ रुपए की लागत से बने दरभंगा रेलवे बाईपास लाइन का भी लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने जिन 3 नए रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया, उनमें काकर घाटी रेलवे स्टेशन, दिल्ली मोड़ के पास दरभंगा बाईपास हॉल्ट और शीसो रेलवे स्टेशन शामिल है। 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स शुरू करने के बाद प्रधानमंत्री ने शोभन बाईपास पर सभा को संबोधित किया। उन्होंने मैथिली में अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने मंच से शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की और पीएम ने नीतीश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे देश में सबसे बड़ी आबादी गरीब और मध्यम वर्ग की है। बीमारी भी इसी वर्ग को प्रभावित करती है। घर में कोई बीमार पड़ता है तो पूरा परिवार संकट में आ जाता है। जब तक नीतीश जी सरकार में नहीं आए थे, तब तक गरीबों की समस्या को लेकर किसी को कोई चिंता नहीं थी। एनडीए सरकार ने पुरानी सोच और अप्रोच दोनों को ही बदल दिया है। इससे पहले नीतीश कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी हमारी सोच से बेहतर एम्स बनवाएंगे। उन्होंने लोगों से हाथ उठाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन करने को कहा। नीतीश कुमार ने कहा कि 2003 में पहली बार वाजपेयी जी की सरकार ने पटना एम्स बनाने का फैसला लिया था। दरभंगा एम्स बनाने के बाद लोगों को फायदा होगा, इलाके का विस्तार होगा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का विस्तार करेंगे, इसमें 2500 बेड की व्यवस्था भी करेंगे। इलाज की बेहतरीन सुविधाएं पहुंचाना, देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करना और हमारा 5वां फोकस है स्वास्थ्य सेवाओं में टेक्नोलॉजी का विस्तार करना। भाइयों और बहनों, कोई परिवार नहीं चाहता कि उसके घर में कोई बीमारी पड़े। शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए योग, आयुर्वेद, पोषक खान पान का महत्व लोगों को बताया जा रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा है। ज्यादातर सामान्य बीमारियों की वजह गंदगी, दूषित खान पान, खराब जीवन शैली होती है। इसलिए स्वच्छ भारत अभियान, हर घर शौचालय, नल से जल जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे आयोजनों से शहर तो स्वच्छ बनता ही है, बीमारियां फैलने की गुंजाइश भी कम होती है। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में पहले दौर की वोटिंग के बीच पीएम मोदी ने देवघर में दूसरे चरण का प्रचार अभियान चलाया। पीएम मोदी ने देवघर जिले के सारठ में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नेमान पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 दिन बाद ही हम धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती का उत्सव मनाने जा रहे हैं। ये उत्सव हिंदुस्तान के हर कोने में मनाया जाएगा और उससे पहले लोकतंत्र के इस उत्सव में आपने भी अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हर तरफ एक ही गूंज है, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। उन्होंने कहा कि संथाल का ये क्षेत्र भी इस बार नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। संथाल में इस बार झामुमो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं बीते दिनों झारखंड में जहां भी गया, हर जगह विदेशियों की घुसपैठ को लेकर सबसे बड़ी चिंता रही है। झारखंडी गौरव और झारखंड की पहचान आप सबकी ताकत रही है। अगर ये पहचान ही खत्म हो गई तो क्या होगा? पीएम मोदी ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि संथाल क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या करीब करीब आधी रह गई है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही आदिवासी घटते रहे तो क्या होगा?
आपके जल जंगल और जमीन पर दूसरों का कब्जा हो जाएगा। हमें इस स्थिति से मेरे आदिवासी परिवारों को भी बचाना है और झारखंड को भी बचाना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज झारखंड की पहचान बदलने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। झामुमो कांग्रेस सरकार में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए हैं। मैं बीते दिनों झारखंड में जहां भी गया, हर जगह विदेशियों की घुसपैठ को लेकर सबसे बड़ी चिंता रही है। झारखंडी गौरव, झारखंड की पहचान, ये आप सबकी ताकत रही है। और गर्व से कहते हैं ना कि मैं झारखंडी हूं। और कल्पना करिए, अगर ये पहचान ही खत्म हो गई तो क्या होगा? आंकड़े बताते हैं कि संथाल क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या करीब करीब आधी रह गई है। अगर ऐसे ही आदिवासी घटते रहे तो क्या होगा? आपके जल, जंगल, जमीन, हर चीज पर दूसरों का कब्जा हो जाएगा। हमें इस स्थिति से मेरे आदिवासी परिवारों को भी बचाना है, झारखंड को भी बचाना है। झारखंड में 20 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो जिले के बेरमो विधानसभा, गोमिया विधानसभा और चंदनक्यारी विधानसभा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह, योगेंद्र प्रसाद महतो और उमाकांत रजक के पक्ष में सभा कर जनता से वोट की अपील की। उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा कि राज्य में अगली सरकार बनने के बाद बिजली को लेकर दर्ज सभी मामलों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। कर्जा लेकर बिजली बिल देने वाले ग्रामीणों का पूरा बिल माफ कर दिया जाएगा। अब सभी को 24 घंटे मुफ्त में बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेरमो के कांग्रेस उम्मीदवार कुमार जयमंगल सिंह के पक्ष में पेटरवार प्रखंड के अंबाटोला में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करने यहां आए हुए थे। उन्होंने महिलाओं से पूछा कि क्या सभी के खाते में दिसंबर के महीने का मैया सम्मान योजना का चौथा किश्त आ चुका है। इस पर सभी ने हाथ उठाकर पैसे आने की बात कही। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, अगले 5 वर्षों तक महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपए सहायता राशि देने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिसंबर महीने में मैया सम्मान योजना की राशि को बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। सरकार बनते ही सभी के खाते में खटाखट राशि आने लगेगी। फिर से सरकार बनने जा रही है और हम आपको वादा करके जाते हैं, आने वाला 5 साल के अंदर आप लोगों का खाता में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम करेगा। और उसका असर अभी तुरंत देखने को मिलेगा। अभी दिसंबर में जहां पे खाता ने 20,000 शुरू करा और अब 20,000 बढ़ाव करके 2,500 हुई तपेरा। और 1,000 से 2,500 हो जाएगा दिसंबर में। बिजली का बिल के लिए बड़ा बड़ा महाजनों से कर्जा लेता है और वो कर्जा कभी उतरता नहीं है। बिजली का बिल समय पर जमा नहीं करने से पुलिस आता है और पकड़ के थाना और कोर्ट कचहरी करा देता है। और कई गरीब लोग बिजली का बिल चुकता नहीं कर पाता था। आज आपका वो बोझ हमने अपने कंधे पर लिया और इस राज्य का हर गरीब का बिजली का बिल हमने माफ कर दिया। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होना है। एनडीए समर्थित
भाजपा प्रत्याशी बेरमो विधानसभा सीट से रविंद्र कुमार पांडे लगातार जनसंपर्क कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। इसी को लेकर एपीएन से बात करते हुए रविंद्र पांडे ने कहा कि जनता सिर्फ 20 तारीख का इंतजार कर रही है कि कब 20 तारीख आए और अपना मत का प्रयोग करके यहां की निकम्मी सरकार और विधायक की विदाई करे। रविंद्र पांडे ने कहा कि विधायक का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। इस विधायक का नाम बेरमो विधायक नहीं, शिलान्यास विधायक कहना चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्र सेविका सहायिका किसी को 6 महीने से पेमेंट का भुगतान नहीं हुआ है, 6 महीने का बैकलॉग है। और वहीं जब रघुवर दास जी की सरकार थी तब 1 महीने का बैकलॉग होता था। झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रमुख घटक दल आजसू पार्टी के 81 विधानसभा सीटों में से 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं सिल्ली विधानसभा सीट से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। सिल्ली में 20 नवंबर को चुनाव होना है। इसी के संदर्भ में एपीएन झारखंड के स्टेट हेड अजय सिंह ने आजसू सुप्रीमो और एनडीए प्रत्याशी सुदेश महतो से खास बातचीत की। से दूरी में रहने वाले एनडीए गठबंधन के प्रमुख घटक दल आजसू सुप्रीमो श्री सुदेश महतो हमारे साथ है। जानेंगे इनके साथ मिलकर चुनाव जो है अंतिम मुहाने पर खड़ी है। लगभग चुनाव आधी दूरी तय कर चुकी है। इसमें आप, आपकी सरकार, आपकी पार्टी अपने आप को कहां पाती है? वो प्रथम चरण का चुनाव का आज प्रचार थमा है और इसमें हमारा गठबंधन लगभग सभी सीटों पर है। हमारा निजी जो अपना आजसू पार्टी का 4 सीटें इसमें। तो लोगों में जो चुनाव प्रचार के दौरान जो चीजें हम लोग को देखने को मिली, जो उत्साह देखने को मिली, ये 5 साल के कुशासन का परिणाम कहीं न कहीं सड़क पर सभाओं में झलका है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज शोर थमा है, लेकिन 13 तारीख का मतदान जब होगा तो जो भावनाएं प्रकट की है उन्होंने अपने कार्यक्रमों में, अपनी रैलियों में, अपने पदयात्राओं में, वो मतदान केंद्रों में भी दिखेगा। झारखंड की राजनीति में आपने एक नया नाम दिया था, चूल्हा प्रमुख। क्या बताएंगे आप? एक जवाबदेही का दूसरा नाम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी राजनीति में जो आज के दिन में जिसका घोर अभाव है, वहीं में एक जवाबदेह राजनीति को तैयार करने के लिए सबसे नीचे स्तर पर और गांव स्तर पर हम परिवारों के बीच में वॉलेंटियर्स तैयार करना और लीडर तैयार करना, ये हमारी गतिविधि का हिस्सा है। झारखंड में अब की सरकार रोजगार की सरकार, इसका क्या है? ये अभी का सबसे जरूरत का विषय है। अगर राज्य से और राज्य की आने वाली सरकार से सबसे ज्यादा कोई किसी का डिमांड है तो वो है रोजगार के लिए। 5 साल से इस सरकार ने रोजगार के नाम पर लोगों को ठगा है और जो बेसिकली सबसे ज्यादा जरूरत है, हमारा फोकस भी उस पर है। इसीलिए हम लोग ने पूरा प्लान बनाया है कि आने वाला जो 5 साल होगा ये रोजगार देने वाली सरकार आएगी। आपकी राय बताएं। कभी इसका हिस्सा रहा ही नहीं। मैं 25 साल की राजनीति में कभी किसी का नाम लेके मैंने राजनीति किया ही नहीं, इसलिए मेरा सब्जेक्ट से बाहर का विषय है। सुप्रीमो सुदेश महतो जो अपने जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है और आत्मविश्वास से लवरेज है, उनका कहना है कि हमारा जो विकास है, हमने जो सिल्ली की ही नहीं पूरे राज्य के लिए विकास के लिए जो खाका तैयार किया गया है, वो आने वाली सरकार के लिए, आने वाली झारखंड के लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। सिल्ली से अपने सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अजय सिंह, एपीएन रांची। झारखंड में बड़े नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ता भी बागी होकर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जेएलकेएम का दामन छोड़ सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम रहे हैं। इसी क्रम में डुमरी विधानसभा सीट से जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी के कार्यालय पर कई कार्यकर्ताओं ने मंत्री पुत्र राजू महतो की मौजूदगी में जेएमएम का हाथ थामा। मीडिया से बात करते हुए राजू महतो ने कहा कि जनता का पूरा समर्थन है, हम सरकार जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं और लोग टाइगर जगन्नाथ महतो और मंत्री बेबी देवी जी के कार्यों से प्रभावित होकर हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं तमाम कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, अभिवादन और स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। इस सीट पर लगभग 28 से 30 उम्मीदवार मतदान में हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा में सीधा
मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के बीच है। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने सुंदरनगर के मतदान केंद्र में परिवार सहित अपना मतदान का प्रयोग किया और मतदान करने के बाद आकाश शर्मा ने कहा कि 35 साल बाद दक्षिण विधानसभा का रिकॉर्ड टूटने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि दक्षिण के मतदाता कांग्रेस को वोट करेंगे। वहीं भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी ने महाराणा प्रताप स्कूल एडवर्ड रोड में मतदान किया। दरअसल रायपुर दक्षिण बीजेपी का अभेद किला रहा है, क्योंकि ब्रजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से 8 बार के विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में ब्रजमोहन अग्रवाल रायपुर के सांसद हैं। रायपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद भाजपा विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से यह सीट रिक्त हो गई थी। इसी सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी की उम्मीदवार सुनील सोनी ने मतदान करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार द्वारा ऋषि पंचमी को नुआखई के दिन हर वर्ष छत्तीसगढ़ के उत्कल बहुल जिलों में स्थानीय अवकाश घोषित करने के लिए जिला कलेक्टर्स को निर्देशित करने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। पुरंदर मिश्रा ने मंगलवार को अपनी प्रेस ब्रीफ में पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि प्रदेश के शेष जिलों में नुआखई पूर्ववत ऐच्छिक अवकाश के रूप में सूचित रहेगा। भाजपा विधायक मिश्रा ने कहा कि पिछले अगस्त माह में इस संबंध में मुख्यमंत्री साय को उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश उड़िया समाज द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ पत्र लिखकर नुआखाई पर्व पर शासकीय अवकाश घोषणा करने के लिए निवेदन किया था। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में उड़िया भाषा भाषी रहते हैं। मिश्रा ने कहा कि नुआखाई पर्व उड़िया समाज का परंपरागत प्रमुख लोक त्योहार है। यह पर्व नई फसल के आगमन खुशी में उड़िया समाज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है। इस दिन नई फसल से भोग बनकर कई प्रकार के व्यंजनों के साथ छत्तीसगढ़ के लोग अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने अपने अधिवक्ता से माध्यम से एक विशेष याचिका लगाई है, जिसके सुनवाई मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और अमितेंद्र किशोर प्रसाद की युगल पीठ में हुई। इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता का वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। अपने क्लाइंट के गूगल आईडी और पासवर्ड के लिए जोरदार जिरह की और गूगल आईडी और पासवर्ड की मांग जाने को संविधान में निहित निष्ठा का हनन बताया। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कहा कि किसी के मोबाइल की व्यक्तिगत जानकारी मांगना ये निष्ठा के अधिकार हो सकता है। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के खूबचंद्र बघेल कॉलेज भिलाई के प्रोफेसर विनोद वर्मा के साथ हुई मारपीट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे से भी पूछताछ की गई। प्रोफेसर से मारपीट के मामले में फिलहाल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य से जुड़े लोग के नाम भी शामिल हैं। इसको लेकर के भी लाई पुलिस ने 4 घंटे की पूछताछ भी की थी। वहीं फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। मामले में पुलिस ने पहले ही सीडीआर डिटेल ले लिया है और अब उन्हें गूगल आईडी पासवर्ड भी चाहिए। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना और 2 सप्ताह में अगली सुनवाई निर्धारित की है। सीएम साय से सहकारी समिति कर्मचारी ने मुलाकात की और लेकिन मुलाकात के बाद भी सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में सहकारी समिति ने हड़ताल जारी करने का फैसला किया है। कोरिया जिले में 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य शुरू होगा, लेकिन उपार्जन केंद्रों में तैयारी अधूरी पड़ी हुई है, जिससे खरीदी में देरी हो सकती है। जिले के 21 उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की योजना बनाई गई है और इस बार करीब 22,757 किसान पंजीकृत हैं। उपार्जन केंद्रों में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बुनियादी तैयारियों का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। धान के सुरक्षित भंडारण के लिए चबूतरे और तारपोलिन जैसी व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, लेकिन इनकी भी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है। खरीफ विपणन वर्ष 2024 से 25 के लिए सभी केंद्रों के
14 नवंबर तक कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन यह स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। खबर जनपद चंदौली से है, जहां बबूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत धरदे गांव में 11,000 वोल्ट बिजली तार की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही मौके पर हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। बता दें कि धरदे गांव निवासी श्याम बिहरी बिंद की पत्नी कमली देवी कृषि कार्य के लिए खेत में गई थी। इस दौरान 11,000 वोल्ट के लटके बिजली के तार अचानक टूटकर गिर पड़ा और चपेट में आने से कमली देवी की दर्दनाक मौत हो गई। आनन फानन में ग्रामीणों ने उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। ग्राम प्रधान की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। और बता दें कि जिला अस्पताल चंदौली के मॉर्चरी हाउस पहुंचे ग्रामीणों ने मौत का कारण बिजली विभाग की लापरवाही बताया है। मौके पर मौजूद धरदे ग्राम के ग्राम प्रधान ने बताया कि महिला की मौत का सबसे अहम कारण बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की देन है। जर्जर और लटके तार की मरम्मत को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों को कई बार सूचित किया गया, लेकिन उनके द्वारा कोई पहल अमल नहीं लाई गई, जिसके पश्चात यह हादसा घटित हुआ। इस दौरान ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग भी की है। तुरंत देंगे तभी तो हम लोग खबर कराएंगे। आपका वर्जन हो जाएगा, मैटर खत्म हो जाएगा। 2 शब्द बात समझिए। जो भी जर्जर तार वगैरह हैं, हाँ, आरडीएसएस योजना के अंतर्गत जो जर्जर तार है सब जगह रिप्लेसमेंट का काम मैसेज वांटेड तारों के द्वारा किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।